श्री राम अकेडमी रामदेव जी द्वारा विज्ञान विषय के जो द्वितीय अध्ययन चल रहा है अपना अध्याय, उसी को आगे की ओर बढ़ाते हुए आज अपन जो श्वास नली यानी निचला श्वसन तंत्र, कल अपन ने पढ़ा था श्वसन तंत्र और उसमें ऊपरी श्वसन तंत्र पढ़ा था। आज उसका एक और टॉपिक जो है निचला श्वसन तंत्र, ये पढ़ के उस टॉपिक को अपन समाप्त करेंगे। तो निचला श्वसन तंत्र जो पढ़ा है, अब आप जो पढ़ रहे हैं इसमें कुछ कुछ भाग जो दे रखे हैं यही है। इसमें जो चित्र बनाया था अपन ने उसमें नीचे की ओर जो नाम लिखे थे वो निचले श्वसन तंत्र के भाग है और ऊपर की ओर जो नाम लिखे थे वो ऊपरी श्वसन तंत्र के भाग है। नाम से स्पष्ट है। तो श्वास नली, श्वसनी, श्वसनिका, कुपिका और फेफड़े, ये आपके जो निचला श्वसन तंत्र है उसके भाग है। तो अब अपन इनके बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। तो सबसे पहले अपन लेते हैं श्वास नली को। श्वास नली क्या होती है, इसकी लंबाई के बारे में पहले भी बताया था कि इंच, मीटर और सेंटीमीटर का ध्यान रखना है। यहाँ 5 इंच की इसकी लंबाई है। प्लस अब ये बनी कैसे है, तो सी आकार की उपास्थि के छल्ले, अस्थि और उपास्थि दोनों बताई दिए थे कि अस्थि क्या होती है, उपास्थि, तो उपास्थि से बना है और उसके सी आकार के छल्लों से मिलकर ये श्वास नली बनती है। अब इसके कार्य क्या होते हैं, सबसे पहले जो स्वर यंत्र होता है जिससे अपन ध्वनि उत्पन्न करते हैं, बोलते हैं, जो आपको ध्वनि सुनाई देती है वो, उसको श्वसनी से मिलाना, क्योंकि वायु पहुंचेगी तभी ध्वनि उत्पन्न होगी। तो अगर ये दोनों नहीं मिलते हैं तो ध्वनि उत्पन्न नहीं होती। अब स्वर यंत्र को यहाँ मिलाने का कार्य करती है अपनी श्वास नली, ठीक है। फिर दूसरा आता है इसको श्वास को गर्दन तक पहुंचाना। जो अपनी श्वास नासिका से ली है, नासा गुहा तक गई है, वो जाएगी कहां से, गर्दन से होके जाएगी, क्योंकि श्वास नली इसी के अंदर जुड़ी हुई है। तो यहाँ तक पहुंचाने का कार्य करती है श्वास नली। फिर ये जो अपन ने बात की कि सी आकार के छल्ले से मिलकर बनती है, ये छल्ले क्या करते हैं, श्वास नली को आपस में चिपकने से रोकते हैं। अब ये इस टाइप की जो श्वास नली बन रही है सी, तो इनको आपस में चिपकने से रोकने का कार्य करती है श्वास नली, ये सॉरी छल्ले। अब देखो श्वास नली जो होती है दोनों ओर बढ़ जाती है। जो चित्र बनाया था अपन ने कल इस प्रकार का, फिर एक इधर फेफड़े में और एक इधर फेफड़े में, तो दोनों प्रकार की जो बढ़ी, इसको अपन अलग से कोई नाम नहीं स्पेशल नहीं है, बस दायां और बायां ध्यान रखना है। ये दायां और बायां भाग में जब श्वास नली विभक्त होती है, इसमें इसे कहते हैं अपन प्राथमिक श्वसनी। जो प्राथमिक श्वसनी होती है इसका प्रमुख कार्य होता है वायु को शुद्ध करना, वायु को शुद्ध करके फेफड़ों में भेजना इसका कार्य होता है। द्वितीय भाग जो इसका है श्वसनी और श्वसनिका, इन दोनों को अपन साथ में पढ़ेंगे क्योंकि इन दोनों में कहीं ना कहीं ज्यादा कनेक्शन है। तो अब जो अपनी श्वसनी और श्वसनिका होती है ये जुड़ी होती है श्वास नली से। श्वास नली जो होती है पुनः दो श्वसनी से जुड़ी होती है। यहाँ बताइए ये श्वास नली, ये दायां भाग और ये बायां भाग, इसको अपन ने चित्र से समझा था, दोनों को श्वसनी कहा था। ये दाई श्वसनी, बाई श्वसनी बोल दो इसे, तो दोनों दो प्रकार की श्वसनी होगी। अब जो है ये प्राथमिक श्वसनी होती है, जब दो भागों में बढ़ रही है। प्राथमिक श्वसनी जो होती है फेफड़ों में जाती है। यहाँ से क्या जुड़े हुए थे, यहाँ पे फेफड़े, इन फेफड़ों में जाती है अपनी प्राथमिक श्वसनी। यहाँ फेफड़ों में जाने के बाद बनती है द्वितीयक श्वसनी, जो अपने फेफड़ों में गई थी उसके बाद ऐसे 5 पॉइंट कुछ बन रहे थे, तो ये वाला जो भाग है ये द्वितीयक श्वसनी बनता है। और इसके आगे जो 5 ये बने होते हैं ये वापस द्वितीयक श्वसनी तृतीयक श्वसनी में बढ़ जाती है। इस तृतीयक श्वसनी में होती है छोटी छोटी असंख्य श्वसनिकाएं, जो अपन ने 5 पढ़ी थी, इनके आगे आगे असंख्य श्वसनिकाएं होती है। ये श्वसनिका जो होती है श्वसनी और श्वसनिका में वक्षनुमा संरचना बनाती है। ये आगे जाके क्या करती है, श्वसनी और श्वसनिका द्वारा वक्षनुमा संरचनाएं बनाती है। वापस ये संरचना 1000 प्रकार की शाखाओं के अंदर विभक्त रहती है और इन शाखाओं का अंतिम भाग जो होता है वो कुपिकाएं कहलाती है। यहाँ तक वायु का, श्वास का अपनी प्रक्रिया बनी रहती है। तो ये श्वसनी और श्वसनिका जो है एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहके भागों में विभक्त होते जाते हैं और लास्ट में कुपिकाओं पर खत्म होते हैं। तीसरा अपन पढ़ेंगे फेफड़े। जो दाएं और बाएं फेफड़े होते हैं, एक जोड़ी फेफड़ा पाया जाता है शरीर में, सभी को ज्ञात है। पहले तो फेफड़े जो होते हैं बिल्कुल लचीले और कोमल होते हैं। अगर इनके कलर की बात की जाए तो हल्के गुलाबी रंग के होते हैं। कई बार क्वेश्चन आता है गुलाबी और हल्के गुलाबी, एक बार क्वेश्चन आया था तो वहां पे आंसर उसका हल्के गुलाबी से करना है, न कि गुलाबी। अब जो चित्र बनाया था यहाँ ये ऐसा चित्र था और इसके नीचे एक लाइन ऐसे बनी थी। ये लाइन जो होती है मध्यपट होती है, इसी के कारण आपके फेफड़े गति करने में और श्वास को लेने या छोड़ने में सक्षम रहते हैं, ठीक है। अब मध्यपट के ठीक ऊपर फेफड़े रहते हैं। यहाँ चित्र से अपन ने देखा था मध्यपट
पट के ऊपर जो फेफड़े रहते हैं उसमें एक जोड़ा पाया जाता है, एक फेफड़ा दाईं ओर होता है, एक बाईं ओर होता है। ये जो फेफड़े होते हैं, अब श्वास लेते अपन और छोड़ते कैसे गति होती है, तो एक पहले 9th क्लास में एक प्रयोग आया था, एक अपन बोतल लेते हैं, उसके नीचे गुब्बारा लगा दो, ठीक है, उसको काट के उसकी बोतल के नीचे गुब्बारा लगा देते हैं और ये जो आदि इसमें एक नली लगा के इसको वायुरोधी तरीके से बंद कर देते हैं। अब जब इस गुब्बारे को खींचते हैं, खींचना, तो ये जो होती है इसके अंदर वायु बढ़ जाती है। अब जब इस गुब्बारे को अंदर की ओर दबाते हैं तो इसके अंदर की वायु निकल जाती है। कहने का मतलब वही होता है, ये मध्यपट जो होता है संकुचन और शिथिलन, इन दोनों प्रकार से आपके फेफड़े वायु को छोड़ते हैं या बाहर निकालते हैं। अब देखो ये जो फेफड़े, इसमें असंख्य श्वास नली जो अपन ने उधर पढ़ी ली है, उसके साथ साथ कुपिकाएं होती है, श्वास नली और श्वसनिका अंतिम भाग, और उसके बाद रक्त वाहिनियां होती है जो रक्त प्रवाह को नियंत्रित करती है। अब जो ये मध्यपट है, संकुचन और शिथिलन, इसी प्रयोग द्वारा समझेंगे अपन। संकुचन होता है अंदर की ओर जाना, जिससे वायु कहां जाती है, अंदर की ओर, और शिथिलन, इसको अपन ने नीचे की ओर खींचा तो वायु बाहर निकल जाती है गुब्बारों में से, यानी वायु अपने फेफड़ों में से बाहर निकल जाती है। कहने का मतलब मध्यपट द्वारा संकुचन और शिथिलन होता है, इसी के कारण O2 अंदर जाती है, CO2 बाहर आती है। अब श्वसन क्रिया के बारे में विज्ञान क्या कहती है, वैसे पूरा यही है विज्ञान का भाग है, लेकिन विज्ञान ने अपना कुछ तर्क दिया है। तो O2 और CO2 यही दो प्रकार की गैसें, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, इनके आदान प्रदान की जो प्रक्रिया है अंदर और बाहर जाने की, वो गैसीय विनिमय को सरल बनाती है। गैसों का विनिमय जो बन रहा है अपने शरीर में, उसको सरलीकृत करने का कार्य करती है यह प्रक्रिया। अब यह प्रक्रिया होती कैसी, तो मध्यपट तो अपन ने पढ़ा ही पढ़ा, उसके साथ साथ ऋणात्मक दबाव प्रवणता होती है, इसमें उल्टा ऑपोजिट डायरेक्शन में दबाव लगता है, उसके कारण आपकी श्वसन क्रिया संपादित होती है। अब विज्ञान कहते हैं कि श्वसन भी दो प्रकार की होती है, आंतरिक श्वसन और बाह्य श्वसन। कहने का मतलब आंतरिक श्वसन ऐसा नहीं है कि अंदर की श्वसन और बाह्य श्वसन बाहर के श्वसन, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस ऐसा नाम दिया गया है और इसका कुछ अलग से एक डेफिनेशन दी हुई है। तो आंतरिक श्वसन किसे कहते हैं, ये जो कुपिकाएं पढ़ी थी अपन ने, श्वसनी और श्वसनिका का अंतिम भाग, इसमें हवा भरी होती है और हवा, उसी के साथ साथ कोशिकाओं में जो रक्त बह रहा है, उस रक्त के मध्य गैसों का विनिमय जो होता है आंशिक दबाव से होता है। कहने का मतलब कुपिकाएं हवा से भरी है और कोशिकाओं में रक्त बह रहा है, इन दोनों के मध्य गैसों का विनिमय हो रहा है और वो विनिमय आंशिक दबाव से हो रहा है, बस यही डेफिनेशन है। उसके बाद अपन चलते हैं बाह्य श्वसन में। तो बाह्य श्वसन में क्या होता है, गैसों का विनिमय जो होता है वो कोशिकाओं में प्रवाहित रक्त और उत्तकों के मध्य विसरण से होता है। जो उत्तक होते हैं उनके मध्य विसरण हो रहा है और कोशिकाओं में जो रक्त बह रहा है उससे गैसों का विनिमय होता है। यह आज के टॉपिक के बारे में अपन ने अध्ययन किया है। नेक्स्ट टॉपिक अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।